Assalamu alaikum, dear audience. I hope you all are doing good. Today, we are going to discuss a dialogue related to skill migration and PR application, addressing 12 critical interactive segments mapped with accuracy for standard subclass 190 skill nominated regulations. It includes skill assessment details and appeals processes. I know it sounds heavy, but it will cover all the migration related vocabulary in it, and we should get started now. Segment 1 is in English. The immigration agent is saying, "Good morning. Thank you for booking this appointment. I have reviewed your initial assessment and it seems you may be eligible for a subclass 190 skill nominated visa. Shall we discuss the requirements?" का उर्दू तर्जुमा होगा। सुबह बखैर, इस अपॉइंटमेंट को बुक करने का शुक्रिया। मैंने आपकी इब्तदाई तशखीस यानी कि असेसमेंट का जायज़ा लिया है और ऐसा लगता है कि आप सब क्लास 190 स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा के लिए अहल यानी कि एलिजिबल हो सकते हैं। क्या हम ज़रूरी शराइत पर बात करें? अब इसमें 190 भी आप कह सकते हैं, सब क्लास 190, सब क्लास 190 स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा अगर आपको उर्दू में इसका तर्जुमा करना है, नहीं तो सब क्लास 190 स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा ही रहने दें। अब इसमें कीवर्ड्स एलिजिबल है, एलिजिबल को उर्दू में कहते हैं अहल या काबिल। क्या कहते हैं इसको? अहल या काबिल। और दूसरा वर्ड है असेसमेंट, असेसमेंट को कहते हैं तशख़ीस। क्या कहते हैं इसको? तशख़ीस। सेगमेंट 2 में क्लाइंट कह रहा है, जी ज़रूर, मैं काफ़ी अरसे से परमानेंट रेज़िडेंसी यानी पीआर के लिए कोशिश कर रहा हूँ। क्या मुझे इस वीज़ा के लिए किसी ख़ास रियासत रियासत को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, से नॉमिनेशन की ज़रूरत होगी? अब इसका इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं। Yes, certainly. I have been trying for permanent residency for a long time. Will I need a nomination from a specific state for this visa? सो नॉमिनेशन को उर्दू में नामजदगी कहते हैं, या आप उसको नॉमिनेशन ही रहने दें तो तब भी समझ आता है। परमानेंट रेजिडेंसी को मुस्तकिल मकीनी कहते हैं या मुस्तकिल रिहाइश कहते हैं। ठीक है। The segment 3 is in English. The immigration agent is saying, yes, as the name suggests, you must be nominated by an Australian state or territory. You will also need to submit an expression of interest through Skill Select and meet the points test pass mark. Now we have to interpret this in Urdu. जी हाँ, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आपको किसी ऑस्ट्रेलियन रियासत या इलाके से नॉमिनेटेड होना ज़रूरी है। नॉमिनेटेड होना ज़रूरी है या नामज़द होना ज़रूरी है, दोनों ठीक है अपनी जगह पे। आपको स्किल सेलेक्ट के ज़रिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जमा करवाना होगा और पॉइंट्स टेस्ट के पास मार्क पूरा करना होगा। सो की वोकैब्युलरी इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम दिलचस्पी का इज़हार कहते हैं। And if you cannot remember expression of interest in Urdu, you can say expression of interest. Segment 4 is in Urdu. तो क्लाइंट कह रहा है, ठीक है, मेरे पास पीटीई का अच्छा स्कोर है और मेरी डिग्री की स्किल असेसमेंट भी हो चुकी है। क्या मुझे अपने ख़ानदान के लिए अलग से दरख्वास्त देनी होगी? सो एप्लीकेशन को उर्दू में दरख्वास्त कहते हैं। अब इसका इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं। Now the English interpretation will be, all right, I have a good PTE score and my degree skill assessment is already done. Will I need to submit a separate application for my family? So the key vocabulary here is skill assessment. So skill assessment तो usually ऑस्ट्रेलिया में ही होती है, तो अगर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, उसको महारत की तशखीस कहते हैं। महारत स्किल्स होता है और असेसमेंट तशखीस होता है, तो कलेक्टिवली उसको महारत की तशखीस कहेंगे। Segment 5, the immigration agent is saying, no, you can include your partner and dependent children as secondary applicants. However, they must also provide health clearances and character certificates to meet the criteria. सेगमेंट 5 का उर्दू में तर्जुमा करते हैं। नहीं, आप अपने शरीक हयात यानी कि पार्टनर और ज़ैर कफील डिपेंडेंट बच्चों को सेकेंडरी एप्लीकेंट्स के तौर पर शामिल कर सकते हैं, ताहम उन्हें भी मयार पर पूरा उतरने के लिए हेल्थ क्लियरेंसेस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स फराहम करने होंगे। अब इसमें की वोकैबुलरी डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट को उर्दू में ज़ैर कफील कहते हैं। डिपेंडेंट को क्या कहेंगे? ज़ैर कफ़ील या मुनहसर, 2 वर्ड्स हैं जिससे आप डिपेंडेंट को डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा वर्ड है पार्टनर, पार्टनर को उर्दू में शरीक हयात कहते हैं। सो दीज़ आर द कीवर्ड्स फॉर दिस सेगमेंट। अब सेगमेंट 6 उर्दू में है। समझ गया, वीज़ा मिलने में तकरीबन कितना वक़्त लगेगा? और अगर मेरी एप्लीकेशन रद्द यानी कि रिफ्यूज़ हो जाएगी,
तो क्या मैं इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता हूँ? The interpretation for segment 6 will be I see approximately how long will it take to get the visa, and if my application is refused, can I appeal against this decision? Refuse या appeal को उर्दू में रद्द करना कहते हैं। अपील को हम कहेंगे रिफ्यूज को कहेंगे रद्द करना और अपील को कहेंगे अपील करना या दरख्वास्त करना। Segment 7, the immigration agent is saying to lodge the expression of interest, we need to gather all certified copies of your qualification, employment references, and bank statements to prove your work experience. So let's interpret this in Urdu. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाने के लिए हमें आपकी तालीमी काबिलियत, रोज़गार के हवाले यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेफरेंसेस और बैंक स्टेटमेंट्स की तस्दीक शुदा कॉपीज़ जमा करनी होंगी ताकि आपके काम के तजुर्बे को साबित किया जा सके। सर्टिफाइड कॉपीज़ को क्या कहेंगे उर्दू में? तस्दीक शुदा कॉपीज़। वंस अगेन विल से दिस, तस्दीक शुदा कॉपीज़, ठीक है? और एम्प्लॉयमेंट रेफरेंसेस को उर्दू में कहेंगे रोज़गार के हवाले। वंस अगेन आई रिपीट, रोज़गार के हवाले। क्वालिफिकेशंस को क्या कहेंगे? तालीमी काबिलियत। क्वालिफिकेशंस को कहेंगे तालीमी काबिलियत। सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन दिस सेगमेंट 8 उर्दू में है। क्लाइंट कह रहा है मैं अगले हफ्ते तक तमाम कागजात अपने पिछले एम्प्लॉयर से ले लूंगा। अगर मेरी मौजूदा वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाए तो क्या मुझे कोई टेम्पररी वीज़ा मिलेगा? Interpretation for segment 8 will be I will get all the documents from my previous employer by next week. If my current visa expires during my ongoing visa application, will I receive a temporary visa? So the key vocabulary here is temporary visa. Temporary visa को उर्दू में आर्जी visa कहते हैं. Once again I'll repeat, आर्जी visa. When 9 is in English, the immigration agent is saying, yes, you will automatically be granted a bridging visa A. This allows you to remain lawfully in Australia while your substantive visa application is being processed. सेगमेंट 9 का उर्दू तर्जुमा है जी हाँ आपको खुद ब खुद एक ब्रिजिंग वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। जारी को इंग्लिश में ग्रांट कहते हैं। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त देता है जब तक आपकी असल वीज़ा एप्लीकेशन सब्सटेंसिव वीज़ा पर काम चल रहा हो। लॉफुली को कहेंगे कानूनी तौर पर। क्या कहेंगे लॉफुली को? कानूनी तौर पर। दूसरा वर्ड है इसमें जारी, जारी को इंग्लिश में ग्रांट कहते हैं। और असल वीज़ा एप्लीकेशन यानी कि सब्सटेंसिव वीज़ा। सेगमेंट 10 उर्दू में है। क्लाइंट कह रहा है ये सुनकर खुशी हुई, क्या इस ब्रिजिंग वीज़ा पर मुझे काम करने की इजाज़त, वर्किंग राइट्स होंगे क्योंकि मुझे अपने खर्चे चलाने के लिए नौकरी जारी रखनी है। सेगमेंट 10 का इंग्लिश इंटरप्रिटेशन होगा दैट्स अ रिलीफ टू हियर will I have work rights on the bridging visa because I need to continue working to manage my expenses? So the key vocabulary here is work rights. Work rights को उर्दू में कहेंगे काम करने की इजाज़त। Once again I repeat, काम करने की इजाज़त। The immigration agent says usually a bridging visa A has the same conditions as your previous visa. Since you hold a temporary work visa now, full work rights should carry over seamlessly. सेगमेंट 11 का उर्दू तर्जुमा होगा आमतौर पर ब्रिजिंग वीज़ा एक ही शराइत आपके पिछली वीज़ा जैसी होती हैं। क्योंकि आपके पास अभी आर्जी वर्क वीज़ा है इसलिए काम करने की मुकम्मल इख्तियारात यानी कि फुल वर्क राइट्स बगैर किसी रुकावट के मुंतकिल हो जाएंगी। कंडीशंस को उर्दू में शराइत कहते हैं और फुल वर्क राइट्स को उर्दू में मुकम्मल इख्तियारात कहते हैं। अब लास्ट सेगमेंट में क्लाइंट कह रहा है बहुत शुक्रिया मैं जल्द अज जल्द तमाम दस्तावेज़ात और आपकी फ़ीस जमा करवा दूंगा ताकि हम अपनी ईओआई अगले हफ्ते ही फाइल कर सकें। The English interpretation will be thank you very much. I will submit all the documents and your fees as soon as possible so that we can file our EOI next week. Now, I will give you an immigration key terms cheat sheet so that you can remember the important words for immigration. Permanent residency को मुस्तकिल रिहाइश कहते हैं या आप इसको पीआर ही रहने दें। सो बोथ कैन वर्क। स्किल असेसमेंट को महारत की तशखीस कहते हैं। स्किल असेसमेंट को क्या कहेंगे? महारत की तशखीस। डिपेंडेंट चिल्ड्रन को ज़ैर कफील बच्चे कहेंगे, ठीक है? ज़ैर कफील। हेल्थ क्लियरेंसेस को सेहत के मुताबिक सफाई yeah, usually this term is not used in Urdu, so I would recommend just stick to health clearances. I just gave it for knowledge purposes. Refusal is inkar.
रिफ्यूज को रद्द कहना कहेंगे। सो रिफ्यूजल को इनकार कहेंगे और रिफ्यूज को रद्द कहना कहेंगे। स्किल नॉमिनेटेड वीजा, एज अ नेम सजेस्ट, इट शुड रिमेन द सेम। सो स्किल्ड को हुनरमंद कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को दिलचस्पी का इजहार कहते हैं। यू कैन जस्ट कीप इट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, it doesn't matter that much. So secondary applicant को सानवी दरख्वास्त कहेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक एप्लीकेशन से डिफरेंट होता है, तो सेकेंडरी को हम सानवी कहते हैं। सो क्राइटेरिया को मायार कहेंगे या शर्त कहेंगे, ठीक है। अपील को दरख्वास्त कहना कहेंगे या अपील करना कहेंगे। डिस्प्यूट को इख्तिलाफ करना कहेंगे। डिस्प्यूट को क्या कहेंगे? इख्तिलाफ करना। So, in order to succeed in this test, you have to practice a lot with your peers, and the more you practice, the more you're going to get better at it. And if you have any questions, you can email me on coaching.notccl@gmail.com, and do let me know in the feedback. Please share this video with your friends and family so that I can reach the right audience. And thank you so much for reaching the end of this video.